आफ्टर इंट्रोडक्शन आज हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का शुरू करने जा रहे हैं जो कि है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये थ्योरी हमारे पास क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बेसिकली ये हम बाद में देखेंगे ये इस थ्योरी का क्या मकसद है, ये थ्योरी किसने दी थी। पहले हम लोग थोड़ा सा इससे पहले की बात करते हैं कि ये थ्योरी आने से पहले क्या चीज़ें हो रही थी जेनेटिक्स के केस में, यानी कि जेनेटिक्स की ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर क्या डिस्कवरीज हो चुकी थी। तो बात है 1860 की, इसको एक स्टोरी की तरह लेके चलेंगे। तो बैक इन 1860 हमारे पास ग्रेगर मेंडल नाम का एक साइंटिस्ट थे। ही वॉज अ मैथमेटिशियन बेसिकली, लेकिन इन्होंने काम किया था जेनेटिक्स के अंदर और 3 एकदम सॉलिड लॉस दिए थे जिसकी वजह से आज इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इनका काम वो 3 ठीक है 3 लॉज, वो 3 लॉज के बेसिस पे हम लोग, क्योंकि वो 3 लॉज बेसिकली क्या है, समरी है पूरी की पूरी जेनेटिक्स की। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, मैंने नाम भी लिख दिया है। फर्स्ट लॉ को ये आपको, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो कि है हमारा इनहेरिटेंस। लेकिन अभी के लिए आप इनके नाम देख लीजिए कि पहला लॉ कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग होना। उसके बाद किसका अलग होना, ये सारी डिटेल्स वगैरह आगे देखेंगे। वैसे सेग्रीगेशन क्या हो रहा था कि जो मेंडल के केस के अंदर समझ लीजिए, जैसे हमारे पास जब सेल डिवीजन होती है तो हमारे पास जो जीन्स होते हैं, जो क्रोमोसोम होता है वो सेपरेट होता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जीन्स भी क्या होता है, सेपरेट होता है, यहाँ पे सेग्रीगेट होता है। तो फर्स्ट लॉ उस पर बेस्ड है। मेंडल सेकेंड लॉ कहलाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, के हमारे पास अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है मेयोसिस और माइटोसिस का तो आपको ये चीज़ आसानी से समझ आ जाएगी। ऑल्दो हम लोग सेल साइकिल भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सिम के अंदर सेल साइकिल नहीं गिवन है बट स्टिल थोड़ा सा उसको हम लोग स्टडी करेंगे, तो वहाँ पे आपको समझ आएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। मेंडल ने 1860 में ही हमें इस लॉ के बारे में बता दिया था, जबकि आगे जाके बहुत बहुत सालों बाद यानी कि 1900s के अंदर हमें ये चीज़ें प्रैक्टिकली प्रूव हुई कि ये जो मेंडल ने लॉ दिए थे ये सही थे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर ये कहा जाता है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, जब हमारे पास गैमेट फॉर्मेशन होती है तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, एक मतलब प्रोजेनी के पास एक कैरेक्टरिस्टिक का जो जीन है वो या तो फादर से आएगा या तो मदर से आएगा। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें से एक हमारे पास क्रोमोसोम पे हमारा मदर से होता है, एक फादर से होता है। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब यही होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में इस तरीके से उनकी इंडिपेंडेंटली वो लोग असॉर्ट का बेसिकली मतलब होता है मिसलेनियस, आगे भी मतलब कोई भी विदाउट एनी सीरीज़ या नंबर्स कहीं से भी कोई चीज़ आ जाए उसको बोलते हैं असॉर्ट। मिसलेनियस इसका सिनोनिम भी है, साइनोनिम भी है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन समरी यही होता है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम अलग होते हैं जब हम लोग हैप्लॉइड गैमेट सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं तब, तो वो जो क्रोमोसोम्स का अलग होना होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब सेपरेट होता है तो उसको हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद थर्ड लॉ के अंदर मेंडल्स ने बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस के कौन सा कैरेक्टरिस्टिक कौन सा एलील जो है वो डोमिनेंट होता है। रेड वर्सेस वाइट, रेड वाला क्या है, डोमिनेंट है। ठीक है, कितना % प्रोजेनी के अंदर रेड दिखेगा आपको, 75% के अंदर, बाकी 25% के अंदर क्या आपको वाइट दिख सकता है। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर बताया था मेंडल ने। अभी 75% कहाँ से आया, बेसिकली एक रेशो दिया था हमें 3:1 जो मेंडल ने दिया था अपने इस लॉ के अंदर, ये हम लोग आगे बात करेंगे। अभी के लिए इसको हटा दो। 1860 की बात है, बैक टू दिस चैप्टर। 1860 की बात है, मेंडल ने अपने लॉज को प्रेजेंट किया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन्हें कंबाइनली कहा जाता है। ये थे मैथमेटिशियन। ठीक है, इन्होंने काम किया जेनेरिक्स के ऊपर, किसी ने भी नहीं माना। अच्छा, उस टाइम पे क्रोमोसोम वगैरह कुछ भी डिस्कवर नहीं होता, हमें नहीं पता था डीएनए क्या होता है, किस तरीके से सेल डिवीजन हो रही होती है, नथिंग, नोबडी न्यू नथिंग अबाउट जेनेटिक्स। किसी को आइडिया नहीं था क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमेटिड क्या होता है, डीएनए बनता कैसे है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, कोई आइडिया नहीं था लोगों को।
मेंडल सर मेंडल्स ने जो है वो इतने एडवांस्ड लॉस दे दिए उस टाइम पे जब लोगों को क्रोमोसोम का भी आइडिया नहीं था। तो मतलब पीपल वर नॉट रेडी फॉर दिस मास्टरपीस। ठीक है, यही बेस्ट स्टेटमेंट होगी जो डिस्क्राइब कर सकती है मेंडल के काम को। तो खैर अच्छा, जब अगर क्रोमोसोम डिस्कवर ही नहीं हुआ था तो किस तरीके से मेंडल ने अपने लॉस के अंदर क्रोमोसोम का, क्योंकि बात तो वो इनडायरेक्टली क्रोमोसोम की कर रहे हैं, उस टाइम पे उन्हें पता नहीं था कि ये क्रोमोसोम है। आज हम लोग इन्हें, आज उसी चीज़ को हम लोग क्रोमोसोम बुलाते हैं। तो बेसिकली मेंडल ने एक चीज़ कही थी फैक्टर करके। ठीक है, इन्होंने कहा फैक्टर होता है, फिर फैक्टर्स अलग होते हैं। फैक्टर्स के अंदर बेसिकली वो क्रोमोसोम की बात कर रहे थे, क्रोमोसोम अलग होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। उसके बाद जब हमारे पास डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, उनसे जब गैमेट्स बनते हैं तो वो जो फैक्टर्स होते हैं वो आपस में किसी भी तरीके से अलग होते हैं। जो होमोलोगस क्रोमोसोम की बात कर रहे थे ये अपने सेकंड लॉ में। फिर उसी तरीके से लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर इन्होंने कहा कि फैक्टर के अंदर हमारे पास बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और ये फैक्टर कैरी कर रहे होते हैं जीन को, यानी कि क्रोमोसोम कैरी कर रहा है जीन को। और जीन हमारे पास किसी भी, फॉर एग्जाम्पल जीन हमारे पास एक स्पेसिफिक कैरेक्टर का एक जीन होता है, उसकी 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जीन है आई कलर का, तो आई कलर हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, हमारा ट्रेट है। उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं? ग्रे, वाइट, येलो, ब्लैक, ब्राउन। तो वो हमारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको हम लोग एलील कहते हैं। अब कौन सा एलील किस पे डोमिनेंट होगा, कौन सा एलील रिसेसिव होगा, वो थर्ड लॉ में इन्होंने बात की थी। तो क्रोमोसोम अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ था। कहानी में आगे चलता है, 1890s की बात है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्रोमोसोम के ऊपर, सेल के ऊपर बेसिकली काम होने लगा, न्यूक्लियस के ऊपर काम होने लगा। तो आ जाता है 1900s पे, 100 की बात है, 1900s की बात है। यानी कि 1900 से ले 1901 से लेके जितने भी आगे साल थे हमारे 2000 से पहले उनकी बात करेंगे, एस उसको बता रहा है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई। क्रोमोसोम के बारे में सबसे पहले बात की, यानी कि मेंडल के काम को सबसे पहले रिकग्नाइज़ किया था 3 यूरोपियन साइंटिस्ट थे। ये 3 नाम लिखे हुए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इन शॉर्ट क्रोमोसोम की डिस्कवरी की थी वॉल्टर फ्लेमिंग ने, इनके साथ साथ और भी साइंटिस्ट थे। अब ये क्रोमोसोम का बेसिक ग्राउंड था जो मैंने बनाने की कोशिश की। अब आते हैं हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर। वही बात है, 1860s की बात है। मेंडल ने अपना काम प्रेजेंट किया, किसी को उस पर ट्रस्ट नहीं हुआ। काम तो बहुत वैल्यूबल था लेकिन पीपल वर नॉट रेडी फॉर इट। तो इसीलिए आगे हम लोग 1890s, लेट 1890s की बात है। तो यहाँ पे बहुत सारे साइटोलॉजिस्ट, यानी कि जो सेल के बारे में स्टडी करते हैं, उन्होंने सेल्यूलर स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम के ऊपर काम करना शुरू हुआ। तो उन्होंने ये देखा कि अच्छा, एक ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर जो कि सेल डिवीजन के टाइम पे कंडेंस हो जाता है। तो वॉल्टर फ्लेमिंग आए, उन्होंने नाम दे दिया क्रोमोसोम का। ठीक है, सबसे पहले 1900s के इनिशियल स्टेजेस के ऊपर 3 यूरोपियन साइंटिस्ट ने मेंडल के काम को रिकग्नाइज़ किया। ये तीनों के नाम हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा और भी साइंटिस्ट थे, जैसे वॉल्टर फ्लेमिंग, वॉल्टर सटन, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, और ये फ्यूडर पोविन, ये 2 नाम इंपॉर्टेंट है। और टी.एच. मॉर्गन भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बेसिकली एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन कैसे आएगा। आई थिंक आज के लिए इतना सही है इस वीडियो के लिए। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको इस पैराग्राफ के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं।